एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा पिछले लेक्चर में हमने 8वां भाग कंप्लीट किया था, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, संघ क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट किया था भाग 9 में। भाग 8 में ठीक इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे भाग 9, जिसमें पंचायतों का वर्णन दिया गया है। पंचायत, ठीक है। सबसे पहले तो समझेंगे भाग पार्ट 9। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको चार्ट बनवा दिया था पूरे भाग का, जितने अब तक पढ़ा है, ठीक है। उस वाली वीडियो में जाके देख लेना। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। भाग 8 में मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज दिया गया है भाग 8 में। कहाँ से? आर्टिकल 239 से 242 तक, ठीक है। 242 तक क्या दिया गया है? यूनियन टेरिटरीज का वर्णन दिया गया है। मैं अपने आपको ये वाला लेक्चर प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। इसके बाद आज शुरू करेंगे भाग 9, ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 243 से लेके 243O तक क्या दिया गया है? पंचायत, ठीक है। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243O तक क्या दिया गया है? पंचायत। अब पंचायत को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल्स आपसे रिलेट करके नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में पंचायत है। भाग 9 में 11वीं अनुसूची में, इसको भी यहीं नोट करेंगे, 11वीं अनुसूची, ठीक है। ये पूछी जाती है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 11वीं अनुसूची, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए आर्टिकल 243 में क्या दिया गया है? पंचायत। कौन से भाग में? भाग 9 में, ठीक है। कौन सी अनुसूची नई जोड़ी गई थी? ठीक है, कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं, यानी 11th शेड्यूल जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। अब 243A B C D से लेके O तक में क्या है, ये आपसे नहीं पूछेगा, पंचायत पूछेगा। पंचायत से रिलेटेड 2-3 समितियां हैं, वो बताऊंगी आपको, वो पूछी जाएंगी, और पंचायत में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसको ही कंप्लीट करेंगे अब, ठीक है। पंचायत, ये इसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? पंचायत। स्थानीय शासन का मतलब है जहाँ स्थान, मतलब बहुत छोटे उसमें पंचायतों के गांव के तौर पर नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे शासन किया जा रहा है, उसको बोलेंगे स्थानीय शासन, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट तो किसके द्वारा किया जाता है? नगर पालिकाओं के द्वारा, ठीक है। शहरों में नगर पालिकाओं के द्वारा और गाँवों में पंचायतों के द्वारा, ठीक है। इसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि स्टेट के तौर पर कौन सी आ जाती है? स्टेट लेवल पे कौन सी आ जाती है? स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। फिर पूरे भारत के लिए कौन सी सरकार आ जाती है? यूनियन गवर्नमेंट हो जाती है। तो हमारे यहाँ 3 टियर हैं सरकार के, पहले यूनियन गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत और नगर पालिकाएं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए, पंचायतों की व्यवस्था कब शुरू की गई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हमारी संविधान सभा में बैठक हुई तो पंचायतों के ऊपर जो गांधीवादी लोग थे उन्होंने कहा कि पंचायतों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि स्वशासन के लिए जो निम्नतम रूप में शासन है उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि लोअर लेवल पे शासन होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी भी बातों को सुना जाए। हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो स्टेट लेवल पे जाके, यूनियन लेवल पे जाके अपनी बातों को रख सके, और ना ही हर कोई मुद्दा इतना बड़ा होता है कि उसे स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे रखा जाए। यानी सड़कों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, गाँव की सड़कों का, ये गाँव में प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि लोग जाके, ना किसी के पास इतना टाइम है। गांधी जी के प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने ये बात रखी, ना ही किसी के पास इतना टाइम है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, जाके आप अपनी बात कहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव में रखें, यानी विधानसभा में रखें या संसद में रखें, या संसद भी काफ़ी बड़ा भाग है, बड़ा बिजी वो है, तो वो भी इतनी गाँव पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए गाँव पर अलग से ध्यान देने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, शासन को विकेंद्रित करना पड़ेगा। विकेंद्रित का मतलब यह है शक्तियों को विभाजित कर दिया जाए। केंद्र की शक्तियाँ बड़े लेवल की हैं तो उसको बड़े मुद्दे दिए जाएं, फिर उससे राज्य की शक्तियाँ थोड़ा और राज्य सरकार थोड़ा कम एरिया कवर करती है तो उसको अलग से शक्तियाँ दी जाएँ। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है उसको फिर बिल्कुल लोकल लेवल पे काम किया जाए, सड़कों का निर्माण है,
ठीक है। स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं, स्कूल गांव में प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं, उनका ध्यान कैसे रखा जा रहा है, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। ये गांधी जी का पर्सपेक्टिव था। लेकिन भीमराव अंबेडकर सर ने ये बात रखी, क्योंकि उस टाइम पे जो गांव था उसके जो मुखिया थे, ज़मींदार थे, वो लोगों का काफ़ी शोषण करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर पंचायतें बन जाएंगी तो ये वैसे ही शोषण करेंगे जैसे अब तक होता आ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपस में थी, इसीलिए पंचायतों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें इसको रखा गया ताकि जिस स्टेट को लगता है इसकी ज़रूरत है पंचायतों की, वो उसको लागू करें, बाकी जिस स्टेट को नहीं लगता है वो ना लागू करें, ठीक है। अब ये बात हुई बैकग्राउंड, एक पंचायत के लिए क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, ठीक है। मैंने आपको गांधी का पर्सपेक्टिव भी बताया, गांधी जी का पर्सपेक्टिव क्या सोच थी, और आपको अंबेडकर जी का भी, ठीक है। अब इसमें पंचायतों का क्या रोल हुआ। अब इसके बाद 1952 में नेहरू जी ने एक सामूहिक या सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया। विकास कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। इसमें क्या था, एक ग्रुप्स बनाया गया लोगों का, बिल्कुल लोअर लेवल पे, गांव के लेवल पे, कि वो देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल की सड़कें कैसी हैं, स्कूल का निर्माण कैसा है, छोटे छोटे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। तो एक छोटे लेवल पे यानी गांव के लेवल पे विकास का कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे यानी गाँव में विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसको क्या कहा गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी की तरह एक और कार्यक्रम उन्होंने शुरू करा 1953 में, ठीक है। इसी तरह का कार्यक्रम उन्होंने उसमें शुरू किया। फिर इसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में जो उन्होंने सामूहिक कार्यक्रम चालू किए थे उसकी जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे आई थिंक 2022 में UPBCS का एग्ज़ाम हुआ था, आप चेक करेंगे, उसमें पूछा गया है कि पंचायतों पर गठित पहली समिति कौन सी थी, तो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन कब किया गया था, 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किस लिए किया गया, ताकि ये सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए थे कि ग्रुप्स में जाके लोग गांव के विकास का सर्वे करेंगे, देखेंगे, मदद करेंगे, उसकी जांच के लिए बनाए गए थे। पहली बार जो पंचायतों की सिफारिश थी इसी समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने कहा कि गांव का, क्योंकि उस टाइम पर रूरल इंडिया ज़्यादा था, रूरल जो क्षेत्रफल था, गांव का क्षेत्रफल वो ज़्यादा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ज़रूरी है कि गांव के मुद्दों को अलग से देखा जाए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने पंचायतों की व्यवस्था पर जोर दिया कि पंचायतों की व्यवस्था को आवश्यक माना, और बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की कि हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में हुआ था। पहली समिति थी जिसने पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद इन्होंने पंचायती की जो व्यवस्था थी उसको त्रिस्तरीय बनाया, ठीक है। पंचायत की जो व्यवस्था थी इसको त्रिस्तरीय बनाया, ठीक है। ये पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में कितनी स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी, तो 3 स्तरीय, ठीक है। पहला स्तर था इनके ग्राम के यानी गांव के लेवल पे, ग्राम के लेवल पे ग्राम पंचायत, जो ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, यानी लोगों से बातचीत करेगी, उस गांव के लोगों से मिलकर बनेगी, ठीक है। उस गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होगी, उस गांव का देखभाल करेगी, क्या क्या गांव में प्रॉब्लम्स हैं वो देखेगी, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगी, गांव के लेवल पे काम करेगी, कौन सी होगी, पहली पंचायत होगी सबसे लोअर, जिसका नाम होगा ग्राम पंचायत। आई बात समझ, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद इससे अपर है ना, पहली लोअर हो गई ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होगी ब्लॉक। ब्लॉक के स्तर पर होगी पंचायत समिति। इसमें 2, 3 या 10, 12 जितनी भी ग्राम पंचायत हैं
वो आके सिफारिशें करेंगी कि हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें सड़क ठीक करानी है, हमें प्राथमिक स्कूल ठीक कराने हैं, हमें इसमें इतना खर्चा लगेगा, हमें ये पैसे चाहिए। ये अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी चीज़ें ने चाहिए, उसकी सिफारिश कहाँ करेगी? पंचायत समिति पर, जो कहाँ पर गठित होगी? ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, 10-12 पंचायतें, ग्राम पंचायतें इकट्ठा होकर अपनी सिफारिशें कहाँ लाएंगी? इकट्ठा होकर नहीं, अपनी पंचायतें कहाँ इकट्ठा करेंगी? सॉरी, अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी इनकी सिफारिशें कहाँ देंगी? ग्राम समिति में, पंचायत समिति में। ठीक है, पंचायत समिति में। इसके बाद तीसरा टियर जो होगा, तीसरा स्तर होगा, वो जिला लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ठीक है, जिसको कहा जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, इसको क्या बोला जाएगा? जिला परिषद। सबसे पहले आएगी ग्राम पंचायत, जो लोअर लेवल पे काम करेगी, फिर ये अपनी सिफारिशें कहाँ देगी? कहाँ पर देगी? पंचायत समिति में देगी। ठीक है, कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसकी, फिर अब ये रिपोर्ट आखिर में किसको बना कर देंगी? जिला परिषद को। ठीक है, जिला परिषद से जितना भी फाइनेंस है वो एक्वायर होगा और वो जाएगा ग्राम पंचायत को। ठीक है, इन्होंने इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया, त्रिस्तरीय। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर उसके बाद दोबारा ये जो समिति गठित हुई थी, ये कांग्रेस सरकार यानी नेहरू जी के कार्यकाल में गठित हुई थी। फिर उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आती है। फिर उन्होंने इनकी रिकमेंडेशंस को रद्द कर दिया कि हम अपनी दोबारा से इसके ऊपर सर्वे कराएंगे, और अपनी दोबारा इन्होंने समिति गठित की 1977 में, जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, कमेटी। ये कब बनी? 1977 में बनी। ठीक है, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत लेवल को बनाने की बात कही। ठीक है, 2 स्तर मैं वहीं बता देती हूँ आपको। ठीक है, टाइम थोड़ा, इन्होंने 2 स्तर बताए कि एक तो ग्राम के लेवल पे होना चाहिए और एक जिले के लेवल पे होना चाहिए। इन्होंने ब्लॉक वाला खत्म कर दिया। अशोक मेहता ने सिफारिश करी कि हमें 2 टियर बनाने चाहिए, 3 टियर नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे उन्होंने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशें कर दी। अब इस सिफारिशों को लागू करने से पहले ही जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो चली गई। फिर उसके बाद आती है कांग्रेस की सरकार, जिसने वापस से अशोक मेहता समिति, सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की बात कही। ठीक है, अशोक मेहता की बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की बात कही। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? अब 3 स्तरीय पंचायतों की घोषणा कर दी कि राज्य को ये बनानी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम असली यहाँ पर ये आई कि जो पंचायतें थी वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40। और ये किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के लिए एक निर्देश है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, करे ना करे वो राज्य की मर्जी है। अब किसी राज्य ने गठित किया, किसी राज्य नहीं किया, जिसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या आता है कि जब उन्होंने अपनी सिफारिशें की तो 1959 में सबसे पहली पंचायत कहाँ गठित हुई? राजस्थान के नागौर में। ये पीछे पूछा गया है कि पहली पंचायत गठित कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायतों का गठन हुआ। अब क्योंकि पंचायतें डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दी गई हैं, उनका विषय है, तो किसी राज्य ने उसको माना, किसी राज्य ने नहीं माना। इसीलिए इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1986 में एक और समिति का गठन हुआ, सिंघवी समिति। सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि जो पंचायतें हैं इनको संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्य कर दिया जाए, यानी संवैधानिक संशोधन करके इनको अनिवार्य बनाया जाए। इनकी सिफारिश के बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1992 में। संशोधन कब हुआ? 1992 में। लेकिन ये लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को लागू किया गया, मैंडेटरी किया गया कि सभी राज्यों में पंचायतों को बनाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन 73 जो अमेंडमेंट किया गया वो किया गया 1992 में। ये नहीं पूछा जाता आपसे अमेंडमेंट कब किया गया, ये पूछा जाता है कि पंचायती राज कब लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ
और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति की सिफारिश पे? तो सिंघवी समिति की सिफारिश पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया होगा आई होप कि कैसे पंचायतों की शुरुआत हुई। ठीक है, कौन कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है और LM सिंघवी समिति इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब पंचायतों की व्यवस्था को समझ लेते हैं। ठीक है, पंचायतों की व्यवस्था। ठीक है, पंचायतों में अब आपको समझ में आ गया 3 टियर है। अब कौन कौन से? अब कौन सी वर्तमान में लागू कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति की जो 3 स्तरीय सिफारिश थी वो वर्तमान में लागू है। ठीक है, अब पंचायतों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। जो इसके सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। ठीक है, पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। 21 वर्ष। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पहली बैठक से 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतलब जब भी गठित होगी पंचायत उससे 5 वर्ष तक, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक वो काम करेगी। यानी पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु की योग्यता कितनी होती है? 21 वर्ष। ठीक है, मैंने आपको लोकसभा की बताई थी 25 वर्ष, ऐसी विधानसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की और विधान परिषद की 30-30 वर्ष और पंचायत की 21 वर्ष। ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बैठक से कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, मान लीजिए किसी सदस्य को हटा दिया गया या किसी सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसको हटा दिया गया। हालांकि ये वाला जैसे मुखिया है, ठीक है, पंचायत का कौन होता है? मुखिया। उसको हटाने के लिए क्या 15 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था ना, जिला लेवल पे जिला परिषद बनाई जाएगी। उसका जो अधिकारी होता है जिला परिषद अधिकारी, उसको 15 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य है कि हम पंचायत के मुखिया को हटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको हटा दिया जाता है। ठीक, 15 दिन पहले सूचना देना, 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, अगर पंचायत के किसी सदस्य को हम हटा रहे हैं, ठीक है, पंचायतों को गठन हुआ है 5 वर्ष के लिए, अगर उनमें से किसी सदस्य को हटाया जाना है तो 15 दिन पूर्व किसको? जिला परिषद अधिकारी को। देखो मैं दिखा देती हूँ, जो तीसरा टियर मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, जिला परिषद। अब जिला परिषद के अधिकारी को, जो इसके हेड होंगे, उनको 15 दिन पहले सूचना देके कि हम इनको हटा रहे हैं, उनको प्रस्ताव दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो पंचायत के सदस्य हैं उसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और वो सदस्य हट जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब जो सदस्य हटे हैं, ठीक है, उनको उनके स्थान पर चुनाव कराने का क्राइटेरिया कितना है? कितने 6 माह में उनके स्थान को भरा जाना अनिवार्य है। यानी मान लीजिए 4 सदस्यों को निकाला तो उन 4 सदस्यों को जब वो हटे हैं उससे 6 माह के अंतर्गत उनका चुनाव कराना, नए सदस्यों को लाना अनिवार्य है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब मान लीजिए जो सदस्य हटाए गए उन्होंने 2 साल अपने पूरे कर लिए, है ना, 2 साल, 5 वर्ष का कार्यकाल मैंने आपको बताया, 2 साल उनको पूरे कर लिए। अब ये जो नए सदस्य आएंगे बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, ना कि पूरे वर्ष के लिए। ठीक है, अब 2 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए थे तो उनके कितने वर्ष के लिए चुन के आए हैं? वो 3 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि पंचायतों में जो सदस्य होते हैं अगर उनको हटा दिया जाता है तो जो नए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं, ना कि संपूर्ण कार्यकाल के लिए। इतनी बात समझ में आई। तो ये समझ में आया कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कोई सदस्य हट जाता है तो उसका चुनाव 6 महीने में कराना इम्पोर्टेंट है, और जो नया सदस्य निर्वाचित होकर आएगा तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। इतना समझ आया। देन नेक्स्ट आता है, यहाँ पर SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ महिलाओं को भी 1/3 का आरक्षण दिया गया है। यहीं पर लिख देती हूँ, विमेन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी कितने % का आरक्षण है? 1/3, यानी 30% का आरक्षण दिया गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पंचायत राज का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती राज की भारत में, तो भारत में पंचायती राज जो है ना, जिसमें आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ये पॉलिटिकल एम्पावर करता है वुमेन्स को, क्योंकि ना तो आरक्षण दिया गया है संसद में, ना विधानसभा में 30% का बिल अभी भी रह रहा है आरक्षण के लिए। तो ये जो आरक्षण देता है, ये जो वुमेन है उनको पहले पॉलिटिकली एम्पावर करता है, राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाता है। ठीक है, ये पूरे भारत के लिए, भारत की जो विमेन है उनको पॉलिटिकली एम्पावर दिखाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये रिपोर्ट भी मैंने आपको पढ़ाई थी एक। ठीक है, तो महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3, यानी 30% आरक्षण दिया गया है। बिहार में कितना है?
50%। SC/ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब पंचायतों के लिए इतना समझ में आया। अब एक चीज और जो मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। ठीक है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। अब पंचायत समिति के होते हैं अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसे ही जिला परिषद अध्यक्ष, है ना, जिला परिषद अध्यक्ष। ये तरह के पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये 3 टियर है, वर्तमान में यही लागू है। अब PDF से समझ लीजिए, पंचायतों में इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर पंचायतों से क्या पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको संवैधानिक मान्यता दी गई और कौन सी समिति पहली बार गठित की गई थी जिसने पहली बार पंचायतों की सिफारिश की, तो बलवंत राय मेहता समिति। अब स्थानीय स्वशासन, मैंने आपको बताया स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाया जाता है। लोअर लेवल पे भी, गांव के स्तर पे भी लोग जाके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मैंने आपको बता दिया। शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है। केंद्रीकरण का मतलब है शक्तियां सिर्फ केंद्र के हाथ में है, उसका बंटवारा नहीं किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, ये वर्ड्स जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनको की वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आप लिखने वाला कोई एग्जाम, रिटन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये की वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समझ में आया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है जनता के हाथ में शासन, ज़्यादा शक्तियों का विभाजन दिया गया है को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाता है। कौन? स्थानीय स्वशासन, जिसकी कल्पना किसने की थी? गांधी जी ने। अब पंचायती राज की व्यवस्था 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया। मैंने बताया ना आपको कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और ऐसे ही 1953 में भी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। दोनों कार्यक्रम की जांच के लिए कि इन कार्यक्रमों ने कैसा काम किया, इनके रिजल्ट्स क्या रहे, 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट 1957 में गठित की गई थी। समिति 1957 में, गलत लिखा है 1957 में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी थी। और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था को बनाया जाए। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, इसे क्या कहा गया? समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, फिर जिला के स्तर पर जिला परिषद। इनके मुखिया हेड कौन होते हैं? इसके मुखिया होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जिला परिषद अध्यक्ष। अगर बड़ा है, कोई जिला बड़ा है तो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और अगर जिला छोटा है तो जो DM होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 12 जनवरी 1957 है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को विकेंद्रीकरण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है पंचायत राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1977 में फिर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 2 स्तरों की बात कही, गांव के स्तर पर और जिला के स्तर पर। जो ब्लॉक लेवल था उसको हटा दिया। ठीक है, ग्राम के स्तर पर इन्होंने क्या कहा? मंडल पंचायत, और जिला के स्तर पर जिला परिषद। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन फाइनली किया गया, क्योंकि इससे पहले जो पंचायत थी वो कहाँ थी? DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जहाँ पर राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था कि वो पंचायती राज का गठन करें। इसीलिए समरूपता लाने के लिए क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1992 में। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? देखो ध्यान रखना है, संशोधन 92 में हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में, 1993 में। अधिनियम पारित हुआ 92 में। ठीक है,
इससे देश में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। संघीय लोकतांत्रिक ढांचे का मैंने आपको बताया था, संघीय का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण, फेडरेशन, ठीक है। संघीय का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें शक्तियां किसको दी गई, केंद्र को भी दी गई, राज्य को भी दी गई, अब स्थानीय शासन को भी दी गई। कितने विषय है पंचायतों के पास, कितने विषय है 29। पंचायत के पास कितने विषय हैं 29, 29 विषय दिए गए जिसपे पंचायत कार्य कर सकती है। और ये गांव के लेवल पे बहुत बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट विषय दिए गए और बहुत सारे विषय दिए गए जिससे गांव का विकास अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है। 29 विषय दिए गए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब क्या क्या भाग 9 में ये पूछा जाता है पंचायत कहाँ पे है, भाग 9 में है, ठीक है। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, कहाँ से, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 240 तक, 243 और 11वीं अनुसूची, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और देखो जैसा मैंने आपको बताया कुल कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए, 29 विषयों का उल्लेख है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, ठीक है, ये रह गया पीछे, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है। तो पंचायतों का चुनाव के लिए जो समय है वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, यानी किस टाइम पर चुनाव किए जाएंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कहाँ की, संबंधित राज्य की, ठीक है, जहाँ पर वो पंचायत है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन चुनाव कराएगी कौन, ध्यान रखना है, चुनाव कौन कराएगी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव नहीं कराता है, राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। अब इनके जो फाइनेंस की व्यवस्था है इसके लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। पहले ध्यान रखना है, चुनाव राज्य सरकार टाइम डिसाइड करेगी, समय डिसाइड करेगी कब होंगे, कराता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब वित्त की व्यवस्था कौन करता है, क्योंकि फाइनेंस के बिना तो कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, तो फाइनेंस के लिए राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में क्या करते हैं, राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है इसी राज्य के स्तर पर वित्त आयोग होता है जो पंचायतों के लिए सिफारिश करता है कि इनको कितना फाइनेंस देना चाहिए। तो वित्त की व्यवस्था किसको दी गई है, राज्य वित्त आयोग को, निर्वाचन की राज्य निर्वाचन आयोग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है संविधान के संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद, ये पीछे वाला ही मिसप्रिंट हो गया। इसके साथ आपका जो पंचायती राज था वो कंप्लीट हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे अलग अलग करके नहीं पूछे जाएंगे, 243A में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कितने स्तर पर सिफारिश की, किसने सिफारिश की और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पंचायत रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा जिसमें हम नगर पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है, नगर पंचायत जैसे गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ऐसे नगरों के विकास के लिए नगर पंचायत। तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी जिसमें नगर पंचायत पढ़ाएंगे, ठीक है। ये नोट जरूर बनाने, शॉर्ट नोट जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखना है, पूरा आपको खोल के इसमें समरी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके साथ आपके वाला चैप्टर पूरा हो गया। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।